प्यारे बच्चों, आज हम लोग श्रीलंका में जातीय संघर्ष और फिर वहाँ लोकतंत्र की क्या स्थिति है के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली और आज़ादी से लेकर आज तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। लेकिन श्रीलंका को बीच में एक बहुत बड़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा था। यह चुनौती ना तो सेना की थी और ना ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सीलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंघली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आकर बसने वाली तमिल आबादी के खिलाफ थे। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंघली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत न बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंघली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन, जिसको लिट्टे कहा जाता है, यानी लिट्टे मीन्स लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। कर नहीं रहा बल्कि कर रहा था। इसने तमिल एलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण रहा है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की। लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता को लग रहा था कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही बुला ली। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड ने मध्यस्थता की और अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। एक प्रश्न आता है, एक नंबर का ही, कि दक्षिण एशिया में एक नंबर का प्रश्न आता है कि दक्षिण एशिया में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला देश कौन सा है? तो वो देश आपका होगा श्रीलंका। कौन सा देश होगा? श्रीलंका। ये
कह रहा दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। ये प्रश्न आता है। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। कह सकते हैं कि इतना सब कुछ झेलने के बावजूद श्रीलंका ने अपनी प्रति व्यक्ति आय को अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेल कर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को बनाए रखा है। मतलब इतना जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी श्रीलंका में 1948 से लेकर आज तक लोकतंत्र बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू।